हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आपका जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का एक और लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और सम नेचुरल फिनोमिना, यानी लाइट के सम नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए और प्यारे प्यारे नोट्स बनाइए, ताकि ये नोट्स आपकी जो पढ़ाई है उसमें आपके लिए हेल्पफुल हो। अच्छा कंटेंट देना हमारी जिम्मेदारी है और नोट्स बनाना आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए हमारे साथ। जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हमारे जो स्टार है वो ट्विंकल ट्विंकल करने का मतलब ऐसे टिमटिमाते हुए नज़र आपको आ भी रहे होंगे कि जो हमारे स्टार होते हैं वो एक्चुअल में क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों ट्विंकल होते हैं, वही आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। और वो आपको दिख भी रहा होगा कि ऐसा कि हमारे जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहे हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि जो हमारे स्टार है वो ट्विंकल कर रहे हैं। क्लियर है? और आप ऐसे भी देखते हैं, शाम को आप स्काई में देखोगे रात के वक्त, तो आपको स्टार है वो ट्विंकल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लैनेट्स की बात करूं या सन की बात करूं, सन की, तो सन जो हमारा है वो हमें, सन भी स्टार है लेकिन सन हमारा ट्विंकल नहीं कर रहा होता। तो इन सवालों को जानने के लिए आज का लेक्चर देखिए। आपको इस लेक्चर के एंड तक ये बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में हैं वो आपको जवाब मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाई डू स्टार ट्विंकल, कि स्टार हमारे जो ट्विंकल क्यों करते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, स्टार आर द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जो हमारे स्टार होते हैं वो पॉइंट सोर्स है, क्योंकि जो स्टार की जो हमसे डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जो नियरेस्ट स्टार है वो सन है। तो जो बाकी जो स्टार हमें जो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं वो जो है हमसे वो काफ़ी दूरी पे है। क्लियर बात? तो अगर हम बात करें कि लाइट ईयर की बात करें, सबसे पहले लाइट ईयर, कई बार आप लोगों को ऐसा लगता है कि लाइट ईयर जो है वो टाइम की यूनिट है, लेकिन प्यारे बच्चों, लाइट ईयर जो होती है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। और ये क्वेश्चन कई बार 11th-12th में पूछा जाता है कि व्हाट इज लाइट ईयर। तो लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है, क्योंकि आप ईयर से आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि लाइट ईयर हो सकता है टाइम की यूनिट होगी। लेकिन प्यारे बच्चों, लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है। और लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब जो लाइट की स्पीड होती है आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यार 1 साल के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, उसको बोला जाता है 1 लाइट ईयर। ठीक है, अब या हम बोल सकते हैं 1 लाइट ईयर को 6 ट्रिलियन माइल्स। देखो कितना ज्यादा है। अब देखिए, अगर हम बात करें अर्थ की, मैं बात करूं तो अर्थ आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। तो देखो, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के बाहर जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर जो नियर द अर्थ सरफेस में बात करूं तो वहां पे जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बाहर वाले एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, या मैं बोल सकता हूं कि नियर द अर्थ सरफेस डेंसर मीडियम होता है विद रिस्पेक्ट टू आउटर सरफेसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी जो इधर की तरफ मैं जैसे जैसे चलता जाऊंगा मेरा मीडियम रेयर होता चला जाएगा। यानी नियर द अर्थ सरफेस में बात करूं तो मेरा जो मीडियम होता है वो होता है, प्यारे बच्चों, डेंसर। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं, देखो यहां से मैं मान रहा हूं कि ये मैंने अलग अलग जो डिफरेंट लेवल है उन पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। जो ये वाले आपको जो लाइन नजर आ रही होगी ना, रेड वाली जो ये लाइन नजर आ रही है, ये जो आपको रेड कलर की जो लाइन है ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ से जो सन स्टार है कोई भी, उस स्टार से जो मेरी लाइट है वो लाइट मेरी इंसिडेंट हुई है विद एन एंगल विद द नॉर्मल। नॉर्मल के साथ, एंगल के साथ हमारी लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई है इस पे। अब क्या होगा, यहां से जो मेरी रेज है ये रिफ्रैक्ट होगी, ये डेंसर टू रेयरर की तरफ जैसे हम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे करते करते ये जो लाइट है वो आपको बैंड होती हुई नजर आ रही होगी। देखो, एक मीडियम से जैसे दूसरे मीडियम में जाएगी, तो हमने पढ़ा भी है कि यार जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो जो लाइट होती है वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। अब जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो प्यारे बच्चों ऐसे लाइट बैंड होती होती हमारी आंखों तक पहुंचेगी। लास्ट पॉइंट जो होगा रेंज का, जो हमारी आंखों में पहुंचेगा। अब हमारी आंखों को क्या लगेगा यार, हमारी आंखों को तो लगेगा कि जो ये लाइट है, देखो ये हम तो सीधा ऐसे अप्रोच करेंगे तो हमें लगेगा कि जो ये पोजीशन है ना स्टार की, वो पोजीशन ये है, लेकिन यार एक्चुअल में ये होती है। तो दिस इज द अपेरेंट पोजीशन, दिस इज द अपेरेंट पोजीशन। तो जो मेरे को ये नजर आ रही है इस पोजीशन को बोला जाता है अपेरेंट पोजीशन। और जो एक्चुअल पोजीशन जहां से लाइट आ रही थी वो ये हो जाएगी। चलो भाई,
अब देखिए, देखिए अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो स्टार जो होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, तो स्टार आर द सेल्फ लुमिनस एंड कैन बी सीन एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अब बाकी सारी चीजें हमें रिफ्लेक्शन से दिखाई देती हैं, लेकिन जो जिनका खुद का लाइट, खुद जो सोर्स होंगे वो तो हमें दिखाई देंगे, सनलाइट की जरूरत है ही नहीं। चलिए भाई, तो अगर मैं बात करूं, दे अपीयर्स टू बी पॉइंट सोर्स बिकॉज ऑफ देयर बीइंग एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस। और जो ये अपेरेंट पोजीशन की मैं अगर मैं बात करूं, तो द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार कीप्स चेंजिंग ए बिट, दिस इज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड द चेंजिंग एयर डेंसिटी एंड द टेम्परेचर। ठीक है, चलिए भाई, अब बिकॉज ऑफ द दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर कीप चेंजिंग, अब जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी यार, जैसे जैसे लाइट हमारी एंटर आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे जो मीडियम है वो हमारा चेंज होता जा रहा है, डेंसर होता जा रहा है, तो रेज यार बैंड करती जाएगी नॉर्मल की तरफ। अब बैंड करते करते क्या होगा, चेंजिंग कंटिन्यूअसली एंड द स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकल। अब यार ये पोजीशन जो है ना, अब देखो देखो जो एटमॉस्फेयर है उसमें डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, दूसरी बात करूं मैं, उसमें वेपर होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसके कारण जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है ना वो हमें इधर उधर बदलती रहती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो जिसके कारण हमें एक्चुअल पोजीशन और अपेरेंट पोजीशन के बीच में ऐसे हमें दिखाई देता है, तो जिसके कारण हमें जो स्टार है ना वो ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं। अब सर सवाल ये आता है, जो प्लेनेट होते हैं, प्लेनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते? तो यार सबसे पहली बात तो ये है, जो स्टार होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जो प्लेनेट होते हैं वो पास होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है कि प्लेनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते। तो यार प्लेनेट की अगर मैं बात करूं तो प्लेनेट इज द नियरर टू द अर्थ। जो हमारा प्लेनेट है वो स्टार के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा पास में है भाई, स्टार तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जो नियरेस्ट स्टार है वही सन है। तो अब एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे ज्यादा बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू द स्टार। तो बाकी जो स्टार के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जो प्लेनेट हैं वो प्लेनेट हमारे बहुत ज्यादा पास में है। अब पास में है तो क्या होगा, देयरफॉर डू नॉट अपीयर एज द पॉइंट सोर्स, वो पॉइंट सोर्स की तरह अपीयर नहीं होते, बट अपीयर्स एज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट, यानी वो अब पास जो चीजें पास होगी वो हमें बड़ी दिखाई देगी। अब जैसे यार एरोप्लेन देखोगे आप, स्टार्टिंग में आपको एरोप्लेन बड़ा सारा दिखाई देता है, वो जो जैसे दूर चला जाता है बहुत छोटा छोटा होता चला जाता है। ऐसे जो स्टार होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो प्लेनेट हैं वो स्टार से बड़े हैं, ऐसा नहीं है, स्टार बड़े होते हैं भाई, ऑफकोर्स स्टार बड़े हैं, लेकिन यार वो पास में है, प्लेनेट जो है वो हमारे पास में है, तो पास में है तो वो हमें बड़े दिखाई दे रहे हैं, जो स्टार है वो बहुत ज्यादा दूर है तो पॉइंट सोर्स की तरह हमें दिखाई दे रहे हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि पॉइंट सोर्स होना चाहिए, तभी जो एक्चुअल पोजीशन और अपेरेंट पोजीशन अलग अलग होगी, वरना एक्चुअल पोजीशन और अपेरेंट पोजीशन में ज्यादा फर्क ही नहीं आएगा, तो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द पोजीशन एज वेल एज द ब्राइटनेस ऑफ द इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स चेंजेस। चलिए, द एवरेज पोजीशन एंड द टोटल एवरेज ब्राइटनेस रिमेन्स अनचेंज एंड द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। अब जो अपेरेंट पोजीशन बनेगी और एक्चुअल पोजीशन में ज्यादा फर्क होता ही नहीं है। अब फर्क नहीं होगा तो वो हमें एक पोजीशन दूसरी पोजीशन पे दिखाई नहीं देंगे, तो वो ट्विंकल करते हुए हमें दिखाई देते नहीं है। तो इसके कारण, इस रीजन के कारण जो हमारे प्लेनेट होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। चलिए, अब और नेचुरल फिनोमिना है वो प्यारे प्यारे यार देखो, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, ये दो नेचुरल फिनोमिना है जो इंपॉर्टेंट है, कि मतलब एक्चुअल में जो सनराइज होता है उससे पहले हमें दिखाई देता है, उसको बोला जाता है एडवांस सनराइज। और जो सन छिपने या सनसेट की अगर मैं बात करूं वो डिले होता है। क्या कारण होता है, क्यों डिले होता है, उसी के बारे में हम देखते हैं। देखो सबसे पहली बात तो 2 मिनट पहले अपीयर्स करता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर आपको नजर आ रहा होगा। ये मैंने एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की है, और हमें पता है जो अर्थ सरफेस होता है उस अर्थ सरफेस के नियर जो मीडियम होगा वो डेंसर होता है। ठीक है, चलिए भाई, अगर अब मैं बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, ये मैंने अर्थ सरफेस पे एक छोटा सा बच्चा आपको नजर आ रहा होगा, प्यारा सा, ऐसे आंखें खोलकर देखने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, सन जब राइज होता है तो राइजिंग सन की जो पोजीशन होती है वो ऐसे कुछ होती है। अब सन से लाइट आएगी और एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होगा तो यार देखो, रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएगी। कैसे, आप ध्यान से देखना, ये लाइट आई, ये नॉर्मल से देखो, ये देखिए, तो एक्चुअल में बैंड हो गया, बैंड हो गई तो ये जो एक्चुअल पोजीशन थी ना वो मुझे वहां पे दिखाई देगी, जो ये एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे दिखाई देगी, यानी ये पोजीशन क्या होगी, अपेरेंट,
यानी यार एक्चुअल में सनराइज हुआ नहीं है, लेकिन मुझे पहले ही दिखाई देता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। चलिए भाई, अब अगर मैं बात करूं डिलेड सनसेट, तो डिलेड सनसेट की अगर मैं बात करूं, देखो डिलेड सनसेट मतलब एक्चुअल में सन चला जाता है ओरिजिन लाइन से नीचे, लेकिन फिर भी हमें ऊपर दिखाई देता है। तो सेम प्रोसेस आप ध्यान से देखना। देखिए, ये मेरे पास अर्थ, ये मेरे पास अर्थ एटमॉस्फेयर, और ये मेरे पास ओरिजिन लाइन। अब देखो ये सेटिंग सन, ये पोजीशन होती है एक्चुअल में। अब वही है, इससे लाइट आएगी और लाइट आने के बाद वो बैंड होगी और बैंड होते मेरी आंखों में पहुंचेगी। तो मेरी आंखों को क्या लगेगा यार कि ये लाइट ना यहाँ से ना आकर वहां से आ रही है। तो एक्चुअल में तो ओरिजिन लाइन से नीचे चला जाता है सन, लेकिन मुझे फिर भी ऊपर दिखाई देता है अपेरेंट पोजीशन। फिर इस फिनोमिना को बोला जाता है डिलेड सनसेट। ठीक है, चलिए भाई, अब प्यारे बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ना, वो है मेरे पास क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक बार बच्चे ना डिस्पर्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को यार बड़े आसानी से समझने के लिए ऐसे समझिए कि यार एक धूल भरा कमरा होता है ना, पुराना कमरा, भूताना कमरा, उसमें यार कोई आप हल्की सी खिड़की खोल देते तो आपको यार सन का जो लाइट का पाथ आपको नजर आता है, क्लियरली नजर आएगा। धूल भरे कमरे में अगर आप एक छोटी सी विंडो खोल दोगे तो वहां से जो लाइट आ रही होगी ना वो आपको नजर आएगा। क्यों यार, एक्चुअल में सनलाइट का जो पाथ हमें नजर कैसे आया, क्या हुआ, क्या इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है? जी हाँ। अब देखिए क्या होता है, चलिए देखिए, मान लीजिए आपके पास ये कोई सरफेस है और इस सरफेस से ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इस सरफेस को जो आपको नजर आ रही है ना, इस सरफेस को बोला जाता है रेगुलर सरफेस। फिर इसमें अगर मैं बात करूं तो ये एंगल जो आई है इंसिडेंट, R1 हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I2 एंगल ऑफ इंसिडेंट, R2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ऐसे हो जाएंगे। तो ये मेरे पास ऐसे रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर सरफेसेस पे, जो सरफेस रेगुलर होती है। अगर अब मैं बात करूं कि इरेगुलर जो सरफेस होगी उनमें कैसे क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। देखिए इरेगुलर सरफेस की मैं बात करूं तो ये जो सरफेस आपको नजर आ रहा है इसको बोला जाता है इरेगुलर सरफेस। क्या बोला जाता है? इरेगुलर सरफेस। फिर इसमें क्या होगा, देखो एंगल जो लो ऑफ रिफ्लेक्शन है वो तो फॉलो होगा, जो एंगल आई होगा वो आर के इक्वल होगा। लेकिन यार इस सरफेस की ना ज्योमेट्री बदल रही है, इस सरफेस की ज्योमेट्री बदल रही है। मतलब देखो ऐसे इरेगुलर शेप है, तो इरेगुलर शेप में इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होता है, लेकिन जो यार ये कहानी है I1 I2 I3 जो है, मान लो मैंने पैरेलल बीम भी गिराई इस पे, तो पैरेलल बीम गिराई तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल होगा R1 R2 R3 वो चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि I1 I2 I3 चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो सरफेस की ज्योमेट्री या सरफेस इरेगुलर सरफेस है, इस वजह से। तो ध्यान से देखिए, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यार इसमें ना I1 I2 और I3 ही इक्वल नहीं है, तो R1 R2 R3 भी इक्वल नहीं होंगे यार, सिंपल सी बात है। चलिए चलिए, अब देखिए, आपको ये सुंदर सी अर्थ नजर आ रही होगी, बहुत प्यारा सा, एक बार देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, बहुत प्यारी सी अर्थ नजर आ रही होगी आप। अरे वाह, कितने, देखो सबसे पहले यार कितनी प्यारी अर्थ है अपने ना। अब देखिए, इस अर्थ की अगर मैं बात करूं तो अर्थ भी जो हमारी है वो इरेगुलर सरफेस एक तरीके से। यार सन से जो लाइट आई, लाइट आने के बाद क्या हुआ, ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था इरेगुलर सरफेस से जैसे होती है। अब यार क्या होगा कि स्कैटरिंग किसको बोला गया, अगर मैं ध्यान से देखूं तो स्कैटरिंग क्या होगा, स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ द लाइट एनर्जी। क्लियर है? अब जैसे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं या छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट हैं उनसे टकराने के बाद जो री एब्जॉर्प्शन होता है या री एमिशन ऑफ लाइट है, उसी को बोला गया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है बात? अच्छा, बच्चे डिस्पर्जन में और स्कैटरिंग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पेपर में ना मैंने कई बार, बहुत बार नोटिस किया है कि बच्चे ना अलग अलग लिख देते हैं, स्कैटरिंग और डिस्पर्जन को एक समझ लेते हैं। डिस्पर्जन क्या है यार? डिस्पर्जन है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूट कलर, दैट विल बी नोन एज डिस्पर्जन। और स्कैटरिंग क्या है कि जो ये, या मैं बात करूं कि जो लाइट टकराने के बाद, किसी छोटे टकराने के बाद जो फैल जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है, री एमिट जो होती है, यानी अगर मैं बात करूं एयर में डस्ट पार्टिकल हैं तो उनसे टकराने के बाद जो फैल जाती है, उन सब फिनोमिना को बोला गया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो स्कैटरिंग और लाइट को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो वेवलेंथ। चलिए भाई, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, देखो ये आपको ना वेवलेंथ का मैंने बनाया है। देखो आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा,
कि अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ तो सबसे बड़ी जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है? रेड की। किसकी होती है बच्चों? रेड। उससे छोटी ऑरेंज, जिसे नीचे से आप विबग्योर बना लो, तो सबसे छोटी जो वेवलेंथ होती है वो होती है वॉयलेट, उसके बाद होती है इंडिगो, उसके बाद ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे बड़ी जो वेवलेंथ होगी, बिगेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वो रेड कलर की होती है। चलिए भाई, इसकी अगर मैं बात करूं वेवलेंथ की, तो 4000 से लेकर हमारी रेड तक 7000 अप्रोक्स जाती है। ठीक है, 7800 के आसपास जाती है, तो उसको हम जनरली 8000 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं। क्लियर? अब बहुत सारी बुक्स में ना आपको 4000 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम मिलेगा, कईयों में यार 7000 भी लिख देते हैं, तो वो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो हम मान लेते हैं 7800 एंगस्ट्रॉम तक लेते हैं, तो मान लेते हैं 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, चलिए भाई, दूसरा जो फैक्टर है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अफेक्ट करता है, वो जिस पार्टिकल से टकरा रही है उसका साइज। ठीक है, तो साइज ऑफ द पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल, और सेकंड वन इज, देखिए, अब जो स्मॉलर पार्टिकल से टकराती है तो मेरा जो लाइट जो ऐसे फैलती है वो ऐसे, जिसको बोल सकते हैं री एमिशन ऑफ लाइट जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। क्लियर बात? चलो भाई, अगर बिग पार्टिकल से होता है तो बिग पार्टिकल से ऐसे होता है, और वेरी बिग पार्टिकल की मैं बात करूं तो वेरी बिग पार्टिकल से ऐसे होता है। अब ये कैसे? अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही हमें जो स्काई का कलर है वो डिफरेंट नजर आता है। यार कैसे? यार मतलब कभी हमें स्काई ब्लू नजर आता है, कभी यार रेड कलर का नजर आ रहा होता है, सुबह शाम देखूं तो थोड़ा रेडिश रेडिश कलर होता है, दोपहर में देखूं तो मुझे ब्लू नजर आ रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है, वही हम देखते हैं। देखिए, देखा, जो स्मॉलर पार्टिकल है यहाँ से आप देखोगे तो ब्लू ब्लू से नजर आ रहा होगा, जो बड़े पार्टिकल होंगे वो आपको रेड रेड से नजर आ रहा है, वेरी बिग पार्टिकल आपको व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस कलर वेरिएशन पे ध्यान दीजिए, ब्लू, रेड और व्हाइट। बहुत ज्यादा स्मॉलर पार्टिकल होंगे तो ब्लू, रेड और ये व्हाइट। देखिए, अब देखिए क्या होता है। अब जैसे रे ट्रेवल लीस्ट डिस्टेंस, अगर मैं बात करूं दोपहर की, तो जब सन जब बिल्कुल सर पे होता है तो रेज को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कम करना है, लीस्ट डिस्टेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे मिनिमम स्कैटरिंग होती है, मिनिमम स्कैटरिंग की अगर मैं बात करूं, चलिए, अब अगर जब सन इस टाइम पे होगा, रेज ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, यानी सन की अगर पोजीशन जो आपको नजर आ रही है ये होगी, तो जो रेज को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो पहले वाले से, जब हमारा सन सर पे होता है उस वाली पोजीशन से थोड़ा ज्यादा करना है, लॉन्ग डिस्टेंस करना है। चलिए भाई, मोर स्कैटरिंग, वेरी गुड। अब अगर मैं बात करूं, जब सन होरिजन लाइन के आसपास होता है तब जो मेरे को लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है सन रेज को। क्लियर? तो तीन पोजीशन हमने डिस्कस की, जब हमारा सन बिल्कुल सर पे होता है, दूसरा सन पे और होरिजन लाइन के कहीं बीच में होता है, और होरिजन लाइन के आसपास होता है। तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग होती है वो यार मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है। क्लियर? चलिए, रेड एंड ऑरेंज कलर गेट स्कैटर्ड लिस्ट। अब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यार, ये इंडिगो, ये ब्लू, ग्रीन, यहाँ पे अगर आपको जो नजर आएगा ध्यान से देखना, रेड और ऑरेंज जो कलर है, यानी रेड के बाद ये वाले, यानी येलो, देखो स्टार्टिंग से देखो, यहाँ जैसे जैसे रेड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो स्कैटरिंग है ना वो घटती जा रही है। यार सबसे ज्यादा होता है इंडिगो, फिर उसके बाद वॉयलेट, फिर उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, ऐसे घटता हुआ रहा है। तो रेड और ऑरेंज की मैं बात करूं तो ये लीस्ट स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब डिफरेंट कलर ऑफ स्काई क्यों नजर आता है, ध्यान से देखना। अब देखिए, जब हमारा सर पे होता है ना, तो हमारा जो रेज को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जो ब्लू होती है वो स्कैटर्ड होती है, वो फैलती है, वो हमारे आंखों तक पहुंचती है। अब शाम के टाइम ना बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो और सारी जो रेज होती है ना सब स्कैटर्ड हो चुकी होती है। जो मेरी जो रेड है, जो मेरी रेड है वही मेरी आंखों तक पहुंच पाती है। इसलिए शाम के टाइम सनसेट या सनराइज के टाइम पे थोड़ा जो एटमोसफेयर होता है वो रेडिश नजर आता है। अगर अब मैं मान लूं, देखो ये स्काई ब्लू कलर नजर क्यों आता है वो मैंने बताया, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्लू स्कैटर्ड होती है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसके कारण हमें ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि जो रेज को होता है वो लीस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है जब सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि कलर ऑफ स्काई इन द स्पेस, अगर एटमोसफेयर ही नहीं होता, यार एटमोसफेयर नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, बिल्कुल सी बात है, ब्लैक नजर आएगा। तो नो स्कैटरिंग, नो स्कैटरिंग का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नो कलर। ठीक है, नो एटमोसफेयर में मुझे ब्लैक नजर देगा, और वैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसे कलरफुल नजर आता है।
चलिए, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़ा है बहुत ही प्यारा टॉपिक नेचुरल फिनोमिना। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे आप हमसे जुड़े रहें क्योंकि आप हो तो हम हैं, और आपने अपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।